अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होती हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा डाइजेशन ऑफ लिपिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। व्हाट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन आर लार्ज complex organic molecule made up of smaller unit called amino acids that are linked together by peptide bond। ठीक है, दरअसल प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं या जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सो प्रोटीन जो है ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स है उनमें से हमने डिस्कस किया था कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी टाइप्स है बायोमॉलिक्यूल्स की। उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। सो सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, वो है प्रोटीन। कितनी परसेंट है इसकी, 18% प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में भी और मेमेलियन सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सो प्रोटीन क्या है, पहली बात क्या, प्रोटीन आर लार्ज, ये बहुत बड़े होते हैं। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी कम्प्लेक्स ही होती है। मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। और ये अमाइनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, जबकि जो हमारे पास अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ये कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। अब अमाइनो एसिड की अगर बात की जाए तो अमाइनो एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाज़ अवकात सल्फर भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स क्या है, दे आर इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल, ये बहुत ही इसेंशियल बायोमॉलिक्यूल है, मतलब इनके बगैर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन ही नहीं है। डेट फॉर्म द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स, ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं। जैसे हमारे हेयर्स हो गए, हमारे स्किन्स हो गए, हमारे मसल्स हो गए, इसके अलावा केराटिन वगैरह वगैरह, ये हमारी बॉडी की डिफरेंट पार्ट जो है ना वो क्या है, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा इनका हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन भी है। फंक्शन क्या है, जिस तरह हमारे पास ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और एंजाइम का काम क्या है, डाइजेशन के अंदर हेल्प करना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, डिफरेंट काम जो होते हैं एंजाइम्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा हार्मोन जो होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है, जिस तरह लेट्स सपोज इंसुलिन हो गया। अब हार्मोन के डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन इन नेचर है। एंटीबॉडीज़ ने क्या करना है, कोई भी बाहर से आने वाला जो एंटीजन होगा उसके खिलाफ अपना अमल शो करना है। एंड टिश्यूज़, हमारे मसल, स्किन, हेयर्स, इनके भी अपने अपने क्या हैं, फंक्शंस हैं। डियर स्टूडेंट, प्रोटीन बना हुआ है अमाइनो एसिड से। सो उसकी डाइजेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक जनरल सा ओवरव्यू देना चाहूँगा किसके ऊपर, अमाइनो एसिड्स के ऊपर। दरअसल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, पहली बात तो हमने पढ़ ली कि दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एक अमाइनो एसिड जो है ना, ये हमारे पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नाम से ही जाहिर है ना, जो कोई फंक्शन कर रहा हो, जो कि एक्टिव हो। सो अमाइनो एसिड के दो मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन कौन से हैं। देखो, ये मैंने आपके सामने एक अमाइनो एसिड की तस्वीर लगाई हुई है। अगर इस तस्वीर में देखा जाए, सेंटर में क्या है, कार्बन है, इस तरफ भी क्या है, कार्बन है, इस तरफ क्या है, नाइट्रोजन है। इस तरफ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन, और COOH को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इस तरफ अगर देखा जाए, नाइट्रोजन लगा हुआ है और साथ में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जहाँ पे है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। सो अमाइनो एसिड के अंदर दो मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से, एक अमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। सो एक अमाइनो ग्रुप और दूसरा क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दीज टू आर द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड। अब देखो, ये तो मैंने एक जनरल अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर रखी। अमाइनो एसिड के अंदर बाकी ये भी सेम होता है, सारे अमाइनो एसिड के अंदर ये भी सेम है, ये भी सेम है। फर्क किस में होता है, इस साइड चेन में होता है, साइड चेन रेडिकल। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो प्रोलिन, इसके अलावा CH3 होगा तो मिथायोनिन वगैरह वगैरह, ये इसके बाकायदा अमाइनो एसिड्स की आई होप कि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी।
सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे सेट के हवाले से। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि था हमारे पास डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो इंट्रोडक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन हम हासिल कहाँ से करते हैं। सो पहली बात हमारे पास है कि डाइटरी प्रोटीन। प्रोटीन इन आवर डाइट कम फ्रॉम एनिमल एंड वेजिटेबल सोर्स। लाजमी सी बात है, हम ह्यूमन जो है हम कंज्यूमर्स हैं, हम खुद अपनी बॉडी के लिए चीज़ें नहीं बना सकते, एनर्जी खुद बहुत हमारी बॉडी नहीं। जिस तरह प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज़ करके खुद ही अपने लिए फूड बना रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर से फूड्स लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, प्रोटीन को भी हम क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, मतलब डाइट से लेते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल एनिमल सोर्सेस, मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं एनिमल्स में से कि जिनसे हम प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। सो पहली बात हमारे पास आ गई मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। जो हमारे पास मिल्क है ना, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मीट के अंदर पाया जाता है, फ़िश के अंदर पाया जाता है, लिवर के अंदर, एग्स के अंदर, इन सब के अंदर प्रोटीन जो होता है ना, ये ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात की जाए, वेजिटेबल सोर्स की, तो जो हमारे पास सीरियल्स हैं, अनाज जो है, ठीक है, पल्सेस, दालें जो हैं, पीज़, जो हमारे पास मटर के बीज हो गए, इसके अलावा बीन्स हो गए, दालें, लोबिया, इसके अलावा नट्स हो गए, इनसे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स को हासिल कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था हमने अभी डिस्कस किया सोर्स ऑफ प्रोटीन। वैसे कुछ खाने हम खाते हैं जो कि एक्ट करती हैं एज इनहिबिटर। चले मैं इसको आगे समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, सम फूड नेचुरली कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। कुछ फूड्स ऐसी हैं, कुछ खाने ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जो कि क्या करती है, एंजाइम को ब्लॉक करती है। क्या मतलब इस बात का, दीज आर द केमिकल कंपाउंड दैट स्लो डाउन और ब्लॉक द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। हम कुछ खाने ऐसे खाते हैं कि जिनके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और इन चीज़ों ने क्या करना है, इन्होंने एंजाइम्स के काम को क्या कर देना है, रोकना है या डिस्ट्रॉय करना है कुछ विटामिन्स को। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन हमारे पास कुछ कंपाउंड है जिनको हम बाहर से लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अब देखना, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया, इनहिबिटर इन फूड। वैसे तो इसको मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूँगा, बहरहाल यहाँ भी देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिटर फूड में बिकम डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। मतलब कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। कैसे, जिस तरह मिसाल के तौर पे ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। अब ये पाया जाता है एक वाइट के अंदर, मतलब जो अंडे की जर्दी नहीं, जो सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन के अंदर भी क्या होता है, पाया जाता है। अब इस ट्रिप्सिन ने क्या मतलब ये जो एग है, एग का जो वाइट पोर्शन है, इसने क्या करना है, इसने ट्रिप्सिन को इनहिबिट करना है। ट्रिप्सिन दरअसल एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। देखना, ट्रिप्सिन ने क्या करना है, प्रोटीन की डाइजेशन करनी है, ठीक है। अब हमने जो एग है, एग का वाइट जो पोर्शन है, ठीक है, इस एग के वाइट पोर्शन ने क्या करना है, इसने इनहिबिट करना है ट्रिप्सिन को। तो दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। अब अगर आपने अंडा खाया, अंडे की जो सफ़ेदी है, ठीक है, तो उसने क्या करना है, ट्रिप्सिन को इनहिबिट करना है। सो जब ट्रिप्सिन इनहिबिट हो जाएगा, एज ए रिजल्ट प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। सो प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी अगर आप ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपके जहन में सवाल होगा कि एग्स तो हम खाते रहते हैं, इससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे बात होती है एग को हम पहले पकाते क्यों हैं। पकाने की वजह यही है कि पकाने की वजह से ये जो हमारे पास एग की वाइट पोर्शन है डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है कि वो जो होता है ना, वो डाइजेस्ट होने के काबिल हो जाता है। सो ड्यू टू दिस इनहिबिटर प्रोटीन कैन नॉट बी प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड इफ सच फूड आर ईटन राज। अगर आप एग के वाइट पोर्शन को या सोयाबीन को अगर कच्चे खाओगे, रा मतलब बगैर पकाए हुए खाओगे, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर रुकावट बनेंगे। इसके अलावा थायमिनेज, ये भी एक हमारे पास एक एंजाइम है फाउंड इन रॉ क्लेम्स। आपने समंदरी मखलूक देखी है, समंदरी मखलूक जैसे झींगे विंगे, केकड़े वेकड़े हो गए, अगर आप इनको खाओगे तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं विटामिन B1 को, जो कि इंपॉर्टेंट है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर और नर्व के फंक्शंस के अंदर। सो ईटिंग सच फूड रॉ कैन काज विटामिन B1 डिफिशियंसी। सो इन केकड़ों वेकड़ों को अगर आप रॉ मतलब कच्चे खाओगे, बगैर पकाए हुए खाओगे, सो ये विटामिन B1 की डिफिशियंसी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुकिंग का इफेक्ट क्या होता है, कुकिंग डिस्ट्रॉय दीज एंजाइम्स इनहिबिटर। कुकिंग ने क्या करना है, इन एंजाइम के इनहिबिटर को क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है, क्योंकि हीट से इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अलावा इट आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। तो सिंपल सी बात है, हीट से बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। देयर फॉर कुक फूड बिकम ईट सेफर टू ईट। सो इसीलिए हम कहते हैं कि खाने को पका के खाना चाहिए। कच्चा खाना जो होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए
सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी के बाकी फंक्शन मुतासर हो रहे हैं, जिसमें प्रोटीन की डाइजेशन अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ। कि प्रोटीन की डाइजेशन, देखो खाना हम सबसे पहले कहाँ डालते हैं, माउथ में डालते हैं ना, तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे होगी, माउथ में होगी। आपने पढ़ा होगा हमारे मुंह के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, फूड की डाइजेशन कर रहे होते हैं। अब देखो हमारे मुंह के अंदर कोई भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम नहीं है। प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुंह के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। सही है। आफ्टर मेस्टिकेशन एंड चीविंग फूड रीचेज द स्टोमिक एंड मीट गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही खाने को हम चबाएंगे, मेस्टिकेशन और चीविंग का मतलब ये यार खाने को चबाना, सलाइवा का उसके साथ मिल जाना, फूड का बोलस में कन्वर्ट हो जाना। बोलस किसको कहते हैं, जब फूड के अंदर सलाइवा मिल जाए, ठीक है, और जो बॉल शेप स्ट्रक्चर बने उसको हम बोलस कहते हैं, ठीक है। अब मुंह के अंदर तो कोई एंजाइम नहीं है, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, मुंह के अंदर कोई डाइजेशन प्रोटीन की नहीं होगी। मेन डाइजेशन कहाँ पे होगी, स्टोमिक में होगी। डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा स्टोमिक की लाइनिंग के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें चीफ सेल्स आ गया, इसके अलावा पेराइटल सेल्स है, जी सेल्स है, ये कुछ सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स ने क्या करना है, चीफ सेल ने सीक्रेट करना है पेप्सिनोजेंस को, इसके अलावा प्रोरेनिन को, गैस्ट्रिसिन को, जेलिटाइनेज को, HCl को, गैस्ट्रिन को, इनको क्या करना है, रिलीज करना है। मतलब ठीक है, इन सेल ने क्या करना है, इन जो एंजाइम्स हैं इनको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब मैं वन बाय वन इन एंजाइम के फंक्शन आगे डिस्कस करता हूँ, आपको ये चार्ट बाद में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन, वैसे तो और भी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन चूंकि हम प्रोटीन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो हम ऐसे एंजाइम्स को स्टडी करेंगे जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो इसमें पेप्सिन आ जाता है, रेनिन आ जाता है, गैस्ट्रिसिन आ जाता है, इसके अलावा जेलिटाइनेज आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पेप्सिन, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो पेप्सिन को सीक्रेट करने वाले सेल कौन से, चीफ सेल। चीफ सेल ने क्या किया, पेप्सिन को सीक्रेट किया। अब चीफ सेल जो होते हैं ना, वो पेप्सिन को सीक्रेट करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है डियर स्टूडेंट। इनएक्टिव फॉर्म में चीफ सेल ने क्या किया, सीक्रेट किया, मतलब पेप्सिन को। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म को हम पेप्सिनोजेंस कहते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजेन सीक्रेट हुआ, ठीक है। पेप्सिनोजेन आया स्टोमिक के अंदर। स्टोमिक के अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो HCl ने क्या करना है, इस पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देना है किस में, पेप्सिन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, HCl की ज़रूरत होती है। अब जब थोड़ा सा पेप्सिन बन गया, अब ये पेप्सिन खुद अपना काम शुरू कर देगा। मतलब ये थोड़ा सा पेप्सिन जब बन गया ना, तो इसने बाकी पेप्सिनोजेन को खुद ही क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो एक्टिवेशन क्या है, पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl और ऑटो कैटालिटिकली। ऑटो कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि जब हमारे पास पेप्सिन बन गया, इस पेप्सिन ने बाकी सारे पेप्सिनोजेन को खुद बहुत क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा पेप्सिनोजेन से कुछ हमारे पास पेप्सिन के इनहिबिटर्स भी बनते हैं और कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स भी बन रहे होते हैं। सो पेप्सिन इनहिबिटर एंड स्मॉल पेप्टाइड आर रिलीज ड्यूरिंग एक्टिवेशन। मतलब जब पेप्सिनोजेन पेप्सिन में एक्टिवेट होगा तो तब कुछ पेप्सिन के इनहिबिटर भी रिलीज होंगे, इसके अलावा कुछ पेप्टाइड्स भी रिलीज होंगे। डियर स्टूडेंट, पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए जो हमें पीएच चाहिए वो कितनी चाहिए, वो हमें चाहिए थी 1.6 से लेकर 2.5, मतलब हमें चाहिए एसिडिक पीएच। पेप्सिन एक्टिवेट होता है एसिडिक पीएच में, और HCl क्या है, एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेजाब है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो तेजाब ने क्या करना है, पेप्सिन को एक्टिवेट करना है, ठीक है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करना है किसमें, पेप्सिन में। अब पेप्सिन आ गया, पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन ने प्रोटीन की ब्रेकडाउन करनी है। पेप्सिन ने क्या करना है, प्रोटीन को तोड़ना है, किस चीज़ में, प्रोटियोजिस में और पेप्टोन में। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि प्रोटीन में बॉन्ड कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सो पेप्सिन ने किसको तोड़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। सो एक्शन क्या हुआ, हाइड्रोलाइज इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। पेप्सिन ने क्या करना है, इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ बनाई हुई, देखो ये है एक अमाइनो एसिड वेलिन, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, ठीक है। ये दो क्या है, अमाइनो एसिड है, ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों आपस में मिले, इनसे क्या बना, डाइपेप्टाइड बना, ठीक है। इसको मोनोपेप्टाइड कहेंगे क्योंकि बॉन्ड एक ही है, सही है। इसमें दो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ऐसे इसकी लंबी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह अमाइनो एसिड मिलते मिलते बहुत बड़ी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये इनके दरमियान क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। दरअसल पेप्सिन ने क्या करना है, इसी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है। जब बॉन्ड टूट गया तो अमाइनो एसिड क्या हो गया, रिलीज हो गया। हमें चाहिए ही है अमाइनो एसिड। देखो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, चीज़ों का ब्लड में शामिल कहाँ से होती हैं, वो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। प्रोटीन की साइज़ बहुत बड़ी है,
सो प्रोटीन जो होगी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। ठीक है, जब प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी सो उसका कोई फ़ायदा हमें हासिल नहीं होगा। सो प्रोटीन का पहले किस चीज़ में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। सो पेप्सिन ने क्या करना है, इनके दरमियान बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। अब अमाइनो एसिड सो बहुत सारे अलग अलग टाइप के, सो पेप्सिन कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि पेप्सिन ने एरोमेटिक अमाइनो एसिड, देखो ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। सो पेप्सिन ने एरोमेटिक अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है फिनाइल एलानिन। ये क्या है, फिनाइल एलानिन है। जब इसका किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना होगा तो ये उसको तोड़ने के अंदर माहिर होता है। इसके अलावा टायरोसिन, इसके अलावा ट्रिप्टोफेन, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ मिथायोनिन, ल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा। सो पेप्सिन ने ज़्यादातर एरोमेटिक अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये पेप्सिन जो होता है ना इनएक्टिव होता है कब, केराटिन, मतलब केराटिन भी एक प्रोटीन है, सिल्क फिब्रोइन भी एक प्रोटीन है, म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोइड, प्रोटामिनेज, इनमें पेप्सिन का कोई रोल नहीं है। क्यों, केराटिन जो होता है बहुत रिजिड होता है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब सल्फर के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और सल्फर के बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। सो पेप्सिन जो होता है ना वो केराटिन को नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा सिल्क फिब्रोइन के अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं ही नहीं। जब एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होंगे ही नहीं, सो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास वहाँ पे पेप्सिन अपना कोई खास किरदार अदा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा म्यूकोप्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग चढ़ी होती है। सो कार्बोहाइड्रेट को तो ये एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सो एज ए रिज़ल्ट ये म्यूकोप्रोटीन को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा प्रोटामीन्स, ठीक है, उसमें हमारे पास जो बेसिक्स अमाइनो एसिड अर्जिनिन होता है, लाइसिन होता है, ये पाए जाते हैं प्रोटामीन्स के अंदर। यहाँ पे भी कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स नहीं है, सो यहाँ पे भी पेप्सिन अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा एक्शन ऑन मिल्क, जो पेप्सिन होता है ना ये हाइड्रोलाइज करता है केसीन को। केसीन एक प्रोटीन है जो कि पाई जाती है मिल्क में। ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा केसीन को, किस में, पैराकेसीन में और प्रोटियोज में। प्रोटियोज वे प्रोटीन, ठीक है, ये जो लस्सी बन रही होती है। सो केसीन जो है वाटर सोल्यूबल है, पेप्सिन ने क्या करना है, केसीन को कन्वर्ट करना है पैराकेसीन में और किस चीज़ में, प्रोटियोज में। ठीक है, इसके अलावा पैराकेसीन जो होती है फिर दोबारा आगे कन्वर्ट हो रही होती है कैल्शियम पैराकेसिनेट के अंदर, जो कि इनसोल्यूबल कर्ड बन जाते हैं, दही जो नहीं बनना होता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो ये इसका एक्शन आ गया मिल्क के ऊपर। मिल्क को क्या कर रहा होता है, मतलब जो हमारे पास पेप्सिन है ये मिल्क को पैराकेसिन में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा प्रोटियोज में फिर पैराकेसिन कैल्शियम की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में, जो कि इनसोल्यूबल कर्ड की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। सो ये था हमारे पास पहला एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। दूसरा हमारे पास एंजाइम आ जाता है रेनिन। रेनिन जो होता है ना ये इन्फेंट के अंदर पाया जाता है, शीरहार जो बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है, उनके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। ये एडल्ट के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, सिक्रीटेड एज ए प्रोरेनिन, ये भी हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है प्रोरेनिन की फॉर्म में, ये जाके फिर एक्टिवेट होता है रेनिन में। ठीक है, इसके लिए हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है 4.0। ये भी पेप्सिन की तरह ही काम करता है। ये भी मिल्क प्रोटीन केसीन को कन्वर्ट करता है पैराकेसिन में, ठीक है, जो कि प्रिसिपिटेट करती है कैल्शियम के साथ, कर्ड की फॉर्म बना रही होती है। ठीक है, इसके अलावा हेल्प टू कोगुलेट मिल्क, ये मिल्क को जमाने के अंदर भी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा अगला हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिसिन। गैस्ट्रिसिन सिक्रीट होता है इनएक्टिव ज़ाइमोजन, ठीक है, ये भी मतलब इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है और एक्टिवेटेड होता है HCl के जरिए। मतलब जैसे आप स्टोमिक में आ गया, जाहिर सी बात है स्टोमिक के अंदर तो तेज़ाब प्रेजेंट है, सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्ट एज ए प्रोटीनेज इन एसिडिक मीडियम, इसने भी क्या करना है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर। इसके लिए शर्त क्या, एसिडिक मीडियम है। इसके अलावा जेलेटिनेज हाइड्रोलाइज जेलेटिन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। देखो जेलेटिनेज स्पेसिफिक है, इसने जेलेटिन को तोड़ना है। जेलेटिन भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, तो इसने जेलेटिन को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, ये भी एक्ट करेगा एसिडिक मीडियम में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आके हमारे पास जो डाइजेशन होती है स्टोमिक के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। देखो मैंने आपसे 4 एंजाइम डिस्कस किए, कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिसिन और जेलिटाइनेज। इन्होंने क्या करना है, प्रोटीन की डाइजेशन करनी है स्टोमिक में। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन इन ड्यूडिनम। ड्यूडिनम क्या है, ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से स्टोमिक खत्म हुआ वहाँ से स्टार्ट होता है ड्यूडिनम। ठीक है, जैसे ही फूड इंटर होगा ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम के अंदर हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले, इसमें ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड
पेप्टाइडेजेस, इसके अलावा इलास्टेज और कोलिजिनेज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिप्सिन की, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है ना, ये सिक्रीट होता है, मतलब ये भी हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, जो कि हमारे पास इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजिन क्या है? इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब इनएक्टिव क्यों होता है? आपसे एक सवाल है, ट्रिप्सिन इनएक्टिव क्यों है? ट्रिप्सिन इसलिए इनएक्टिव होता है ना कि जहाँ से सिक्रीट होता है तो वो जगह भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। सो लाजमी सी बात है, अगर ये एक्टिव हुआ वहीं पे, सो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज डिफरेंट एंजाइम्स को सिक्रीट कर रहा होता है इनएक्टिव फॉर्म में। अब पेंक्रियाज खुद बना हुआ है प्रोटीन से, सो जब पेंक्रियाज खुद ही इनको वहीं पे एक्टिव करके सिक्रीट करेगा तो ये तो पेंक्रियाज को ही खाने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं? सिक्रीट हो रहे होते हैं। ट्रिप्सिनोजिन सिक्रीट हुआ, ये आएगा और एक्टिवेट होगा किस में? ट्रिप्सिन में। अब एक्टिवेशन कैसे होती है इस चार्ट को बाद में देखते हैं, पहले इसको पढ़ लें, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन कैसे होता है? दो मेन पाथवे हैं। पहली बात क्या है? एंटीरोकाइनेसिस। एंटीरोकाइनेसिस को हम एंटीरोपेप्टाइडेसिस भी कहते हैं, ठीक है। इंटीरोकाइनेसिस, ठीक है। इंटीरो रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और काइनेज का मतलब होता है जो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। देखो, इंटीरोकाइनेज वो एंजाइम्स हैं जो कि पाए जाते हैं हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में। हमारे जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग नहीं होती वहाँ पे पाए जाते हैं क्या? इंटीरोकाइनेज। इन्होंने कन्वर्ट करना है ट्रिप्सिनोजिन को किस में? ट्रिप्सिन में, बाय कटिंग अ स्मॉल पेप्टाइड बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, ये ट्रिप्सिनोजिन या ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन इन नेचर, मतलब जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन इन नेचर है। सो ये भी प्रोटीन इन नेचर होगा। अगर इसके स्मॉल जो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें कट कर दिए जाएं तो ये एक्टिव हो जाता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन से कुछ स्मॉल पेप्टाइड बॉन्ड कट हुए तो ये कन्वर्ट हुआ किस में? ट्रिप्सिन में। दिस हैपन एट स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच। देखो, स्टोमिक से फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमिक का पीएच क्या है? एसिडिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या है? बेसिक है। अब ड्यूडिनम पहला पार्ट है, तो यहाँ पे जो पीएच होगा थोड़ा सा न्यूट्रल होता है, ठीक है। 5.5 से लेकर 6 के अराउंड होता है। पहली बात क्या हुई कि ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ इंटीरोकाइनेस। दूसरी बात क्या है? ऑटो कैटालिटिकली बाय ट्रिप्सिन इटसेल्फ। देखो वही बात आ गई, जब थोड़ा सा ट्रिप्सिन बन गया ये खुद ही खुद अपने बाकी ट्रिप्सिनोजिन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन के अंदर। इस प्रोसेस को हम ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। ऑटो कैटालाइसिस का मतलब क्या है कि खुद ही खुद उसको क्या करना? ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। ये वही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये काम किसकी मौजूदगी में होता है? कैल्शियम आयन की मौजूदगी में होता है। तो अगर इस चार्ट को देखा जाए, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला कौन है? इंटीरोकाइनेज है। इंटीरोकाइनेज किस में कन्वर्ट किया? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। जब ट्रिप्सिन एक बार बन गया तो इसने खुद ही बाकी ट्रिप्सिनोजिन को भी ट्रिप्सिन में क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप, ठीक है। ये एक सीरीन प्रोटीएज है। सीरीन प्रोटीएज का मतलब क्या है कि जो ट्रिप्सिन है ना, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सीरीन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्या पाए जाते हैं? सीरीन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। इसके ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डेट्स मीन इट्स एक्टिव साइट कंटेन 2 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड, हिस्टीडीन और सीरीन। कि ये जो हमारे पास ट्रिप्सिन है इसके अंदर सीरीन और हिस्टीडीन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, और दीज रेजिड्यू हेल्प पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन बॉन्ड को तोड़ने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। सो कीमोट्रिप्सिनोजिन ने क्या करना है? अच्छा, अभी हम फंक्शन डिस्कस करते हैं इसके वन बाय वन। पहली बात क्या है? इसने एक्टिवेट करना है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिप्सिन ही होता है जो कि ट्रिप्सिनोजिन को खुद ही क्या कर रहा होता है? ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। दूसरी बात क्या है? एक्टिवेट कीमोट्रिप्सिनोजिन इनटू पाई कीमोट्रिप्सिन। इसने क्या करना है? कीमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट करना है पाई कीमोट्रिप्सिन के अंदर। ये इनएक्टिव है, ये क्या है? एक्टिव है। जब ये एक्टिव होगा इसका काम क्या है? इस पाई कीमोट्रिप्सिन को ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड आफ्टर अमाइनो एरोमेटिक अमाइनो एसिड सच एज फिनाइल एलानिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। जहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना, उनके बाद के जो भी अमाइनो एसिड होंगे उनके दरमियान बॉन्ड को तोड़ने वाला कौन है? ये पाई कीमोट्रिप्सिन है। पाई कीमोट्रिप्सिन ने क्या करना है? जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उनके बाद के जो बॉन्ड होंगे उनको तोड़ने का काम किसने करना है? इसने करना है, ठीक है। एक्ट डीप इनसाइड द प्रोटीन चेन, ये भी प्रोटीन चेन के अंदर डीपली एक्ट करता है टू प्रोड्यूस स्मॉल पेप्टाइड, मतलब बहुत प्रोटीन को तोड़ के स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा ये अर्जिनिन और लाइसिन की ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन जो होता है ना, वो प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट करता है। ये भी हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है जिसने इलास्टेसिस प्रोटीन को क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फिब्रिन में, ठीक है। फिब्रिन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। फिब्रिन थ्रेड जो बनता है, कोगुलेशन नाम सुना है ना, क्लॉटिंग नाम सुना है,
क्लॉटिंग जिसमें खून जम रहा होता है, जब कहीं पे कट लग जाए खून जो बह रहा होता है ना, तो वहाँ पे फिब्रिन आके लग रहा होता है। ये जो वो जगह पे क्या क्लॉट जो बनता है वो फिब्रिन बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास ट्रिप्सिन है, ये किन नॉट हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड विद प्रोलीन रेजिडिव, जिनमें प्रोलीन प्रेजेंट होगा, जिनमें प्रोलीन अमाइनो एसिड पाया जाता है, वहाँ पे ट्रिप्सिन अपना कोई काम नहीं अदा कर पाता। इसके अलावा ट्रिप्सिन इनहिबिटर, अभी ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका कि ट्रिप्सिन को इनहिबिट करने वाले कौन है, फाउंड इन एग वाइट, मतलब जो अंडे की सफ़ेदी होती है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ट्रिप्सिन को इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा सोयाबीन हो गया, कोलोस्ट्रम हो गया, कोलोस्ट्रम कहते हैं दूध को, ठीक है। जब कोई भी फीमेल बेबी को बर्थ देती है तो जो शुरू के दिनों का दूध होता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लंग्स और ब्लड, ठीक है, इनके अंदर भी मतलब ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ट्रिप्सिन को इनहिबिट करती हैं। एक्सपेरिमेंटली इनहिबिटेड बाय डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ठीक है, DFP जो होता है ना, ये भी क्या करता है, इनहिबिट करता है ट्रिप्सिन को। अगला हमारे पास एंजाइम है कीमोट्रिप्सिन। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके पीछे ट्रिप्सिन को, और ट्रिप्सिन ने क्या करना था, बहुत सारी प्रोटीन की ब्रेकडाउन करनी थी, अमाइनो एसिड्स को अलग करना था, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना था। कीमोट्रिप्सिन का काम भी यही है। कीमोट्रिप्सिन को मतलब एक्टिवेट करने वाला कौन है, ट्रिप्सिन ही है, ठीक है, ऑलरेडी मैं पीछे डिस्कस कर चुका। तो कीमोट्रिप्सिन पहले कन्वर्ट होगा किस में, देखो कीमोट्रिप्सिन जो होता है 3 फॉर्म में पाया जाता है, ABC, ठीक है। कीमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट होता है पाई कीमोट्रिप्सिन में, फिर पाई कीमोट्रिप्सिन कन्वर्ट होता है जो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, सिग्मा, सिग्मा, आई एम सॉरी, इसको के इस साइन का नाम मेरे जहन से निकल गया है, आई थिंक सिग्मा ही है कीमोट्रिप्सिन के अंदर, और फिर ये कन्वर्ट होता है मज़ीद अल्फ़ा कीमोट्रिप्सिन के अंदर। सो ये इसकी 3 फॉर्म है, पाई कीमोट्रिप्सिन, इसके अलावा ये वाला कीमोट्रिप्सिन, और इसके अलावा अल्फ़ा कीमोट्रिप्सिन, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जब हमारे पास एक्टिवेशन होती है तो तब ये रिलीज़ कर रहे होते हैं कुछ इनएक्टिव पेप्टाइड्स को, मतलब एक्टिवेशन के दौरान इनसे कुछ अमाइनो एसिड निकल रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सिराइल अर्जिनिन, ठीक है, इसके अलावा थ्रियोनाइल एस्पिराजिनिन से निकल रहा होता है। इनके लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए 7 से 8। इसके अलावा टाइप क्या है, ये भी सीरीन प्रोटीएज है, मतलब क्या है कि कीमोट्रिप्सिन के अंदर भी हमारे पास सीरीन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, ये हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि हमारे पास लिंक करता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ये उनको तोड़ने की सलाहियत रखता है। ये कन्वर्ट करता है मिल्क को पैराकेसिन में, इसके अलावा प्रोटीओज में, मतलब वे प्रोटीन में जो लस्सी वस्सी बन रही होती है। इसके अलावा पैराकेसिन रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ, और ये भी क्या बनाता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट बना रहा होता है, कर्ड, ठीक है। इसके अलावा अगला हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस जो होते हैं ना, ये भी इनकी मतलब टाइप्स हैं, ठीक है। फर्दर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, जिसके अंदर जिंक प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा ये भी सीक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, ये फिर एक्टिवेट होता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। ये टाइप की एक्सोपेप्टाइडेज है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए जो है ना, ये एक्सोपेप्टाइडेज है। एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि कट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को इन पोजीशन से, मतलब जहाँ से प्रोटीन की स्ट्रक्चर खत्म हो रही है ना, ये वहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर रहा होगा, अमाइनो एसिड को तोड़ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, ये भी क्या है, एक्सोपेप्टाइड है। ये एक्ट करता है टर्मिनल बॉन्ड विद बेसिक अमाइनो एसिड, अर्जिनिन और लाइसिन जो है ना, इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा ये उसको तोड़ने की सलाहियत रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सोपेप्टाइड, ये जो हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और बी है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये एक्सोपेप्टाइडेज है, ठीक है। देखो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए हो गया, इसको कन्वर्ट करने वाला कौन है, ट्रिप्सिन है, ये एक्टिव हुआ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए के अंदर। इसी तरह कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी भी बन रहा होता है। इसके अलावा अगले हमारे पास आ जाते हैं इलास्टेज और कोलेजिनेज। इलास्टेज क्या है, ये भी एक सीरीन प्रोटीएज है, मतलब सीरीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। इसने भी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना है, जो हमारे पास न्यूट्रल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक को छोड़ के एलिफेटिक, जिनमें स्ट्रेट चेन होगी कार्बन कार्बन की, ठीक है। इसके अलावा कोलेजिनेज कोलेजिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। इन दोनों ने जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स है उनको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। डियर स्टूडेंट, ड्यूडिनम जो था फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करेंगे मेन स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है डियर स्टूडेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास पाया जाता है इंटीरोकाइनेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, प्रोलाइडेज, इसके अलावा ट्राईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज। ये कुछ एंजाइम्स है, बस लेक्चर को वाइंड अप करने वाले हैं, लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। ये कुछ एंजाइम्स है जो कि क्या कर रहे थे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं,
ठीक है। पहला हमारे पास आ गया एंटीरोकाइनेज, ठीक है। एंटीरोकाइनेज एक ग्लाइकोप्रोटीन एंजाइम है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और प्रोटीन भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसको सीक्रेट करने वाला है हमारे इंटेस्टाइन का म्यूकोजल सेल, जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, मतलब इनको हम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपने सुना होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पे विली पाए जाते हैं, माइक्रो विली, जो कि एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। सो दरअसल ये एंजाइम वहीं से रिलीज हो रहे होते हैं। इन्होंने क्या करना है, ठीक है। एंटीरोकाइनेज का रोल क्या हुआ, पहली बात क्या है, इसने ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करना है ट्रिप्सिन में। तो इसका मेन रोल क्या हुआ कि इसने कन्वर्ट करना है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ट्रिप्सिन का रोल मैं पीछे डिस्कस कर चुका कि वो डिफरेंट एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को क्या कर रहा था, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा था, ठीक है। ये किस चीज़ की मौजूदगी में एक्टिव होता है, कैल्शियम और बाइल साल्ट की मौजूदगी में एक्टिव होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा ये इसकी रिलीज जो होती है ना, वो भी कैल्शियम की मौजूदगी में ही हो रही होती है। अगला हमारे पास आ जाता है अमाइनो पेप्टाइडेज। अमाइनो पेप्टाइडेज नाम से ही जाहिर है कि इसमें ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे कि हमारे पास ल्यूसिन अमाइनो पेप्टाइडेज लेप जिसको हम कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या एक एंजाइम है। इसने क्या करना है, इसने हाइड्रोलाइज करना है पेप्टाइड्स को, ठीक है। मतलब जो हमारे पास प्रोटीन है उसको तोड़ना है तीन अमाइनो एसिड्स के अंदर। ट्राईपेप्टाइड का मतलब क्या है, ट्राईपेप्टाइड जिसमें 3 पेप्टाइड बांड पाए जाते हैं, जहाँ पे 3 पेप्टाइड बांड होंगे वहाँ पे 4 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये मतलब छोटे डाईपेप्टाइड का मतलब क्या है, जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हो। सो ये उनको तोड़ने के काबिल नहीं होता है, जो बड़ी स्ट्रक्चर है उनको तोड़ने की सलाहियत रखता है। देखो डाईपेप्टाइड का मतलब क्या है, जहाँ पे 2 पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हो, और 2 पेप्टाइड देखो 2 अमीनो एसिड के दरमियान 1 पेप्टाइड बॉन्ड, 3 अमीनो एसिड के दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड। सो 3 अमीनो एसिड से बड़ी जो स्ट्रक्चर होगी ना, ये उन्हीं को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, छोटी स्ट्रक्चर को तोड़ने की सलाहियत ये नहीं रखते हैं। इनको काम करने के लिए हमें जिंक आयन चाहिए होते हैं, मैंगनीज आयन चाहिए होते हैं, मैग्नीशियम आयन चाहिए होते हैं, ठीक है। एक्ट ऑन एंड टर्मिनल एंड रिलीजिंग अमीनो एसिड स्टेप वाइज, मतलब ये प्रोटीन को एंड पोजीशन से तोड़ रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रॉ की हुई है, लेकिन अगर आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखोगे तो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। सो ये एंड पोजीशन से क्या कर रहे होते हैं, अमीनो एसिड को तोड़ रहे होते हैं। कैन नॉट एक्ट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड विद प्रोलीन, जिनमें प्रोलीन पाया जाता है उनको ये तोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि प्रोलीन की जो रिंग स्ट्रक्चर होती है ना, वो बहुत ही रिजिड होती है, उसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके अलावा अगला हमारे पास आ जाता है प्रोलाइडेज। ये भी एक एक्सोपेप्टाइडेज है, ये भी कोलेजन पेप्टाइड के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, मतलब जो कोलेजन प्रोटीन है उनको तोड़ने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। हाइड्रोलाइज टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड टू प्रोलीन, प्रोलीन के साथ जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उनको ही तोड़ने की सलाहियत रखता है। ये स्टूडेंट लास्ट हमारे पास आ जाता है ट्राईपेप्टाइडेजेस और डाईपेप्टाइडेजेस। ये भी हमारे पास माइक्रोविलस, मतलब जो हमारी माइक्रोविलाई है ना, उनकी मेम्ब्रेन से रिलीज़ हो रहे होते हैं। एपिथेलियल सेल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं उनसे रिलीज़ होते हैं। ट्राईपेप्टाइडेज ने क्या करना है, तोड़ना है ट्राईपेप्टाइड को, ऐसा प्रोटीन जिसमें 4 अमीनो एसिड पाए जाते हों उनको तोड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ेगा डाईपेप्टाइड के अंदर और एक अमीनो एसिड को साथ में रिलीज़ कर देगा। फिर डाईपेप्टाइडेज ने 3 अमीनो एसिड वाली स्ट्रक्चर को तोड़ना है, 2 अमीनो एसिड रिलीज़ कर देने। इनको भी काम करने के लिए चाहिए होता है मैंगनीज आयन, कॉपर आयन और जिंक आयन, इनको चाहिए होता है एज ए कोफैक्टर। डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सिंपल सी बात क्या है, इन सारे के सारे एंजाइम्स के आपने नाम याद करने हैं और आपने ये याद करना है कि कौन सा एंजाइम कौन से अमीनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड को तोड़ रहा है। सो डाइजेशन कहाँ कहाँ हुई, स्टोमिक में हुई, ड्यूडिनम में हुई, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आखिरी पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या हुई, डाइजेशन हुई। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।